सिनेमा से या दक्षिण भारत के सिनेमा से थोड़ा भी प्रेम होगा, थोड़ा भी लगाव होगा, तो आप विजय को जरूर जानते होंगे। वणक्कम, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करते हैं तमिलनाडु महासंग्राम की। 23 अप्रैल को मतदान है, 4 मई को नतीजे। मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय हो रखा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बिल्कुल भी साफ नहीं। अपने अपने मोर्चे पर हर कोई खड़ा है, डटा है, टिका हुआ है। सत्तारूढ़ डीएमके की बात करें, एमके स्टालिन, उनका आधार है 2021 सत्ता में है, दोबारा उनको टिकट हासिल करना है सत्ता में आने का। और सत्ता में आते ही उन्होंने एक भरोसा दे रखा है कि इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि उदयनिधि जो उनके पुत्र हैं, उदयनिधि स्टालिन के हवाले तमिलनाडु की कुर्सी कर देंगे। यंग उदयनिधि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। फिलहाल उनकी सरकार उप मुख्यमंत्री है। यही ये मामला है जो एमके स्टालिन को घेरे हुए। परिवारवाद के आरोप में एमके स्टालिन घिरे पड़े हैं। उनका पुत्र मोह उन पर हावी है, लेकिन इन सबसे पार लगने के लिए उन्होंने फ्री बीज का सहारा ले रखा है। बहुत सारी स्कीम है, फ्री बस है। आप सोच सकते हैं तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा है, यंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस यात्रा है। और ऐसा कहीं नहीं है, बहुत सारे फ्री स्कीम के मामले में चैंपियन है एमके स्टालिन। और यही उनके सत्ता में बने रहने का आधार है। और यही जो अभी सर्वेक्षण हुआ है उसमें कह रहा है, सर्वेक्षण का नतीजा, कि 34 से 45% लोग डीएमके के साथ हैं। तो भला त्रिकोणीय मुकाबला कैसे हो गया जब 34% से लोग लगभग डीएमके के साथ हैं, सत्ता में उनके पुनर्वापसी के लिए कर रहे हैं, तो बाकी 2 मोर्चे पर कौन खड़ा है? बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बता दें, एमके स्टालिन के मोर्चे पे एक और बात बड़ी है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट उनके खिलाफ है, सत्ता विरोधी रुख, लोकल उम्मीदवार के खिलाफ, लोकल विधायक के खिलाफ जो नाराजगी होती है उनके खिलाफ है। और एक बड़ी बात जो उनके पक्ष में है, वो बीजेपी मतलब केंद्र की सत्ता के बिल्कुल खिलाफ है। केंद्र का एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट, जो लड़ाई होती है हिंदी गैर हिंदी वाला वोट, उसमें अपने हिसाब से तमिल वोट के सहारे एमके स्टालिन काफी आगे। लेकिन एमके स्टालिन को चुनौती दे रहे हैं उन्हीं के फ्रंट पे जाकर के विजय जोसेफ को जानते हैं आप? अगर तमिल सिनेमा से या दक्षिण भारत के सिनेमा से थोड़ा भी प्रेम होगा, थोड़ा भी लगाव होगा, तो आप विजय को जरूर जानते होंगे। थलपति विजय इनका नाम है। विजय जोसेफ हैं ये, और फिल्मी दुनिया से बिल्कुल संन्यास लेकर के यंग उम्र में चले आए हैं राजनीति करने के लिए। टीवी के इनकी पार्टी है, नई पार्टी है, और इसी के सहारे कह रहे हैं इनका ये तिलस्म जो है स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन वाला, वो व्यवहार में उतारना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु इस बात के लिए मशहूर रहा है, फिल्मी दुनिया के हस्ती आते हैं टिकट लेकर के और जनता के बीच में राजनीति करके पैठ बना लेते हैं। और बहुत पुराना इतिहास है। अगर सिनेमा के लोगों का पॉलिटिक्स में कहीं वास है तो तमिल की राजनीति है, तमिलनाडु की राजनीति है। गजब का क्रेज है। रजनीकांत भी एक दफे आना चाहे थे, लेकिन सेहत की वजह से रुक गए। कमल हासन, जो हिंदी सिनेमा भी उनको बहुत सारे लोग देखते हैं, उनकी भी एक पार्टी है, वो भी कुछ सीटों पर निर्धारित करते हैं शहरी वोटों पर, और जितनी सीटों पर 7-8 सीटें लेके चले आते हैं बिना किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी खड़े किए हुए। लेकिन विजय थलपति इस बार बड़े आवरण के साथ आए हैं, बिल्कुल इस दावे के साथ आए हैं वो फिल्मी दुनिया छोड़ देंगे। अपने फैंस के लिए राजनीति में जो पर्दे पर करते रहे थे वो तमिलनाडु की जमीन पर करना चाहते हैं, इसलिए वो मैदान में डटे। और इस बात से घबराहट है। उदयनिधि को सामने करने के पीछे यही वजह एमके स्टालिन की कि यंग चेहरा लाएं। वो चूंकि 70-71 साल के हो गए हैं खुद, और विजय से लड़ना है, अगर विजय थलपति से लड़ना है तो उनका बेटा लड़े, वो क्यों लड़े? तो इस लिहाज से दूसरा मोर्चा जो मजबूत मोर्चा है कुल मिलाकर के, भारतीय जनता पार्टी जो तमिलनाडु में अपना एक स्पेस ढूंढ रही थी, उनका इरादा था कहीं ना कहीं विजय थलपति से कोई अलायंस हो जाए। लेकिन ना, विजय थलपति ने कहा कि मैं नहीं छूऊंगा भारतीय जनता पार्टी को, मैं सांप्रदायिकता वाली ताकत को नहीं छूऊंगा। जोसेफ हैं वो, उनकी ईसाई से बिलोंग करते हैं, ईसाई जाति से बिलोंग करते हैं, और यही एक आधार है कि उनको खतरा था भारतीय जनता पार्टी करीब जाकर के उनका नुकसान होगा। इस नुकसान से बचने के लिए उन्हें सीबीआई से जाकर के 74 घंटे की पूछताछ स्वीकार की है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी जो नई फिल्म थी उसको सेंसर बोर्ड रोक दे,
और यही रोकना और सीबीआई से लंबी पूछताछ करना ही एक आधार है जिसको कहते हैं दमनित लोगों के हवाले वोट होता है। अगर उसके किसी एक्टर को आप जाकर के परेशान करोगे, उसे दमन करोगे, तो लोगों की सिंपैथी आएगी। ये एक बड़ा आधार है विजय थलपति के लिए इस चुनाव में। सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। ये एक बड़े चुनौती दे रहे हैं मोटे तौर पर, आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जिस हिसाब से डीएमके उनके खिलाफ है, उसी ढंग से विजय थलपति भी कहते हैं मैं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं, केंद्र के अधिनायकवादी सत्ता के खिलाफ हूं। और तमिल के लोगों से कहते हैं तमिल अस्मिता के नाम पर वोट डालिए मुझे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे, या गृह मंत्री अमित शाह की पूरी कोशिश थी कि इस बार तमिलनाडु के चुनाव को सीरियसली लड़ा जाए। लेकिन चुनाव मैदान में उतरते उतरते क्या पता क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई के सहारे पूरी राजनीति गोटी सेट की थी। आईपीएस रहे हैं, 2019 में नौकरी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए हैं। उनको कहते हैं सिंघम। कर्नाटक में, बेंगलोर में उनका जो तरीका था, स्टाइल ऑफ आईपीएस वर्किंग, सिंघम के अंदाज में जाते थे। और सिंघम कहते ही हैं, सिंघम वाला अंदाज। क्या पता आप लोगों ने सिंघम देखा या नहीं। उस सिंघम में जिस हिसाब से अजय देवगन की भूमिका थी, जिस हिसाब से बुलाते थे, सिंघम 1, 2, 2 अलग अलग सीरीज में आ चुका है। तो उसी अंदाज में, उसी दौर में दक्षिण भारत में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में अपने हिसाब से के अन्नामलाई आईपीएस के अंदाज में जाते थे, लोगों की मदद करते थे। के अन्नामलाई की खासियत है कि वो हिंदी भी उसी फराटेदार अंदाज में बोल लेते हैं जैसा कि तमिल बोलते हैं, जैसा कि कन्नड़ बोलते हैं। दिल्ली से उनका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है। इसी वजह से उन्होंने लखनऊ के आईआईएम से पढ़ाई भी की है। तो लखनऊ से जो आईआईएम में पढ़ा होगा, हिंदी का अनुमान लगा लीजिए आप। और अपने हिसाब से तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। चुनाव के वक्त में जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त में सीरियस पॉलिटिक्स करने के बजाय उन्होंने तय किया कि अपने बीमार पिता की सेवा में चले जाएंगे। उसका नतीजा निकला कि अन्नामलाई के रूठने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग कर लिया इस बार रेस से। बड़ी गंभीर बात है। जो भारतीय जनता पार्टी 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बड़ी गंभीरता से अकेले दम पे एआईडीएमके के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की कोशिश में थी, उसने अपने जो नेता था या जो मोहरा था उसके शांत बैठते ही पूरी की पूरी कोशिश को शांत कर लिया और महज 27 सीटों पर उसने तय किया चुनाव लड़ी। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में इस बार सीरियस हस्तक्षेप करने से ही इंकार कर दिया। हाँ, एआईडीएमके के हवाले चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। वहां एआईडीएमके से ही कुर्सी छीन करके या सत्ता छीन करके एमके स्टालिन सरकार में आए हुए हैं। 2021 से वो शासन में है। उससे पहले 2016 में दिसंबर में जे जयललिता, जब मैं कह रहा था कि तमिलनाडु सिनेमा और पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते आप, जे जयललिता सिल्वर स्क्रीन की नायिका थी। उन्होंने लंबे समय तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया, एक मजबूत हस्ताक्षर किया। वहां की जन समर्थक नीतियां हैं, उसमें जयललिता को बहुत याद करते हैं। अम्मा फैक्टर आज भी वहां मौजूद है। 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा, थोड़ा कम हुए, 9.5 साल हो गए। दिसंबर 2016 में उनका दुनिया से जाना हुआ। और हाँ, जाने से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी पार्टी सरकार में आ जाए। एआईडीएमके सरकार में थी, उसको हरा के 2021 में एमके स्टालिन सरकार में आए। अब ये दोबारा एमके स्टालिन या डीएमके सरकार में आती या नहीं आती, इसी बात को लेकर महासंग्राम छिड़ा पड़ा है। और अम्मा फैक्टर के सहारे एआईडीएमके, जो अम्मा की पार्टी है, जे जयललिता की पार्टी है, उसके पलानी स्वामी अपने हिसाब से आगे बढ़े हुए हैं। ई पलानी स्वामी अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर विभाजन है, एक बड़ा है। जो ओ पनीर सेल्वम उनसे अलग हो गए हैं। वो अलग होने की वजह से जो मास बेस है, जो अम्मा के एक जो बेस होना चाहिए समर्थन का, जो एक रास्ता तय कर रहा था कि एआईडीएमके, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ अलायंस कर रखा है, वो सत्ता में आ जाती। लेकिन समस्या है, एआईडीएमके बिखराव से गुजर रही है। पनीर सेल्वम अलग हो चुके हैं। ओ पनीर सेल्वम जे जयललिता की पसंद थे, मुख्यमंत्री थे। जब जेल जाना हुआ था राजनीतिक जीवन में जयललिता को, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकार के तौर पर ओ पनीर सेल्वम को तय किया था। वो ओ पनीर सेल्वम खुद को अपेक्षित महसूस करते हुए पलानी स्वामी नेतृत्व वाले एआईडीएमके को छोड़ करके चले गए डीएमके के पास। उस हालत में एआईडीएमके से अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। महज 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। माने एआईडीएमके का दावा है कि अगर वो सरकार में आई तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तमिलनाडु में। एआईडीएमके बीजेपी अलायंस अपने हिसाब से लड़ रही है। तीसरे मोर्चे पर जैसा कि हमने कहा कि विजय थलपति हैं मौजूद, नई पार्टी, नई निर्दलीय पार्टी है उनकी टीवीके, उसको क्या होता है। लेकिन महासंग्राम छिड़ा पड़ा है, निश्चिंत नहीं है।
एमके स्टालिन इसलिए भी निश्चिंत नहीं है कि तमिल वोटरों का एक स्वभाव रहा है, एक बार डीएमके तो एक बार एआईडीएमके, एक बार डीएमके तो एक बार एआईडीएमके। डीएमके कांग्रेस के साथ अलायंस करके वहां की पॉलिटिक्स की मजबूरी है कि केंद्र में किसी न किसी पार्टी को वहां की क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर रहना पड़ता है। तमिल वोटर इतना सजग हैं, इतना होशियार हैं कि उनको लगता है केंद्र के कनेक्शन वाले की पार्टी को ही लाएंगे। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने डीएमके से अलायंस कर रखा है। ये अलायंस 2024 के लोकसभा में मौजूद था, वो कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को लेकर एक समस्या आई थी 2024 में। जिस सिंघम की बात मैं कह रहा था, उस सिंघम की कोशिश की वजह से उस सिंघम ने तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़े या एआईडीएमके को हट छोड़ के चुनाव लगे। तमिल वोटर इतने होशियार हैं कि क्षेत्रीय दल डीएमके हो या एआईडीएमके हो, उनको तभी वोट करते हैं, उनका अलायंस केंद्र की किसी पार्टी से, मजबूत पार्टी से रहता है तभी। और ये एक आधार है, बड़ा अद्भुत आधार है। क्षेत्रीयता की बात होती है, तमिल अस्मिता की बात होती है, राष्ट्रीयता की बात होती है, सब साथ इकट्ठा होता है। तो राष्ट्रीयता के नाम पर डीएमके का अलायंस कांग्रेस पार्टी से, जो अटूट अलायंस है। ऐसा नहीं, डीएमके हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ ही रही है। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का वो दौर, जिस समय 22 पार्टी के अलायंस से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई थी। उस दौर में डीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करती थी और इस ढंग से सर्वाइव करती थी, कांग्रेस के खिलाफ हुआ करती थी। लेकिन बहुत लंबे समय से डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है। 2024 का लोकसभा भी दोनों साथ साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का अलायंस टूटा था 2024 के लोकसभा में। क्यों टूटा था, जिसके पीछे हमने बताया आपको, सिंघम की कहानी, के अन्नामलाई की कहानी। उन्होंने अपने प्रभाव में आकर के पार्टी को ऐसा घेरा कि एआईडीएमके का लोकसभा में अलायंस नहीं हो पाया। इसका बड़ा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। शायद यही वजह है कि इस बार भी के अन्नामलाई चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बड़ा निगोशिएटर बनाना, तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, मैं झटका खा चुका हूं 2024 के लोकसभा में, इस बार नहीं। इस बार एआईडीएमके आ जाए, सत्ता में आ जाए, ताकतवर तरीके से आ जाए और सहयोगी तौर पर रहे। और फिर डीएमके के खिलाफ भी इतना ज्यादा बिखराव नहीं चाहती, इतना विश्वगमन नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पता नहीं कल फिर 2029 आते आते डीएमके अगर सत्ता में दोबारा आती है, जो आती हुई दिख रही है वहां पे, जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें आती हुई दिख रही है डीएमके। अगर डीएमके आती है तो केंद्र से उसके रिश्ते अच्छे रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी है। तमिल अस्मिता के नाम पर डीएमके खड़ा रही है और संस्कृत और तमिल की जो लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश है तमिल काशी संगम का मामला, उस कोशिश में अगर डीएमके का साथ हो जाता है तो बहुत कुछ शांत हो जाएगा, जो एक बिखराव सा मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अपने हिसाब से चाह रही है कि वहां पे एआईडीएमके के साथ हो, लेकिन डीएमके से भी इतनी ज्यादा खिलाफत नहीं हो कि आने वाले पॉलिटिक्स में उसको कोई बड़ा नुकसान हो। इस बार इसलिए ऐसा हुआ है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान केरल में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ रही है, लेकिन ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के अपने मूव को कमजोर कर लिया, शिथिल कर लिया। इसके पीछे जाहिर तौर पर मैंने कहा कि अन्नामलाई की भूमिका है, उनका रूठ जाना है, और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, ऐन मौके पर उसमें ब्रेक लगा है। उस ब्रेक के फायदा नुकसान अपने हैं। और जब तमिलनाडु में सीरियसली चुनाव लड़ रही है तो पुडुचेरी में भी नहीं लड़ेगी, क्योंकि आपको बता दें पुडुचेरी के वोटर और तमिलनाडु के वोटर एक अंदाज में काम करते, पॉलिटिकल पार्टी एक अंदाज में काम करती है। लेकिन जो पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार में रहती थी, वहां पे नारायण स्वामी उसके नेता हैं, मुख्यमंत्री थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने सर टिकट नहीं दिया। तो जो समस्या तमिलनाडु में कि अन्नामलाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है, वही समस्या पुडुचेरी में जाकर के कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ रही है। जो उसका वहां का सबसे प्रमुख चेहरा था नारायण स्वामी, उसको टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। जो केंद्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय छवि वाली पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों अपने अपने मुसीबतों में तमिल वोटरों के बीच में पहुंची है। दोनों के अपने अपने नेता नहीं मौजूद हैं। अगर तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों की आपस में बातचीत करें तो ये हालत है। और तमिलनाडु के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है कि जब लड़ाई हो रही है, सीधी लड़ाई हो रही है, तो केरल में ज्यादा समय दिया जाए। केरल में उसका परफॉर्मेंस ही बड़ी शानदार तरीके से रहा है। हाल में जो नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, जिस हिसाब से वहां पे उसे जीत मिली है, शोहरत मिली है, तो इस बार लग रहा है भाग्योदय होने वाला है। केरल के असेंबली में भारतीय जनता पार्टी को खुद लग रहा है कि वो मजबूत हस्ताक्षर कर पाएगी। तमिलनाडु के असेंबली में उसका 2019 में ही खाता खुल चुका था, पहले खाता खुल चुका था। हाँ, इसलिए 27 सीटों पे ही लड़ रही है। 27 में अगर 10 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, जो भी आ जाए, कंटिन्यूटी रह जाए, ये हो सकता है। वो सीरियस नहीं है कुल मिलाकर के। एआईडीएमके की सरकार बने या डीएमके की सरकार बने, भविष्य की पॉलिटिक्स के लिए तमिलनाडु के अंदर में भारतीय जनता पार्टी बड़े दूर की सोच समझते हुए ऐन मौके पर पासा बढ़ रहा है और सीरियस मूव में नहीं है।
ना तमिलनाडु में है ना पुडुचेरी में। और कुल मिला के जो लड़ाई है मोटे तौर पे बंगाल में, केरल में और असम में, 3 राज्य जो है उन तीनों जगह पर अपनी लड़ाई। असम में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने की लड़ रही है, हेमंत बिश्व शर्मा फिर से सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी साथ वहां घेर रही है। पश्चिम बंगाल के कहने ही क्या, ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा थामे हुए हैं और अमित शाह भी हैं अपने मोर्चे पे। सबसे रोचक इन 5 राज्यों में इसी वजह से पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रखा है। और फिर केरल की जब बात करें, जहां पे 23 अप्रैल को ही चुनाव है, वहां पर सत्तारूढ़ सीपीएम है, सीएम या लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, उसको हटाने के लिए पूरी कोशिश में लगी है कांग्रेस जो यूडीएफ है, और उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्पेस देख रही है। तो वहां पर आरोप है कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी पर कि दरअसल वो लेफ्ट की सरकार को बचाने के लिए लड़ी है। केरल में सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी, दक्षिण पंथ और वाम पंथ एक साथ मिल करके कांग्रेस के सरकार में आने की संभावनाओं को रोक रहा है। लेकिन इसके अलहदा तमिलनाडु का हालत है। इस महासंग्राम में त्रिकोणीय मुकाबले के बारे में हमने खुलकर आपको बताने की कोशिश की। कितना समझा पाया, नहीं समझा पाया, लाइक कमेंट के जरिए जरूर बताएं, ताकि अगली जो बात करूं मैं 23 अप्रैल से पहले तमिलनाडु के धरातल के बारे में, जहां की फिलहाल जो स्थिति आपको मैंने कहा 40% मतदाताओं के बीच में सर्वेक्षण ताजा जो आया है उसमें कह रहा है डीएमके की जीतने की संभावना है। एआईडीएमके के पास तकरीबन 32% वोटर है, वहाँ कंटेस्ट में है। और जबकि नई पार्टी के नाम पे जो विजय हैं उनको कह रहे हैं 10 से 15% सीटें मिल रही हैं, वोट मिल रहा है। तो एक ये जो महासंग्राम घिरा पड़ा है, रैलियों से अटा पड़ा है तमिलनाडु की जमीन में, कोई जगह नहीं है, कोई शहर नहीं है, कोई इलाका नहीं है जहां हर दिन कोई न कोई बम्बार्डिंग नहीं हो रही है रैलियों के लिए। इस रोचक लड़ाई के बारे में आगे हम फिर से आप बात करेंगे। नंत्री, धन्यवाद। तमिल में नंत्री कहते हैं धन्यवाद को। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार। नंत्री।